अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम 8वीं जमात की उर्दू किताब की लेसन नंबर 8 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है गेहूं का दाना। प्यारे बच्चों, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कि किस तरह ये जो गेहूं का दाना था इतना बड़ा था कि जितना अंडा था, और किस तरह इसको एक मुसाफिर ने ख़रीदा बच्चों से। तो फिर किस तरह उसने फिर वो शहर उसको ले गया, तो किस तरह उसको राजा के हाथों भेज दिया। तो राजा ने उसको अपने अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया, और राजा ने उसको एक खिड़की पर रखवाया जहाँ पर एक चील आई, और उसने उसमें छेद किया। तभी सबों को पता चला कि ये अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है। फिर एक बूढ़े किसान को दरबार में लाया गया, जिसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, जो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था, और वो बहरा भी था। अब उसको कम सुनाई देता था। तो उसको बोला गया कि ये क्या है। उसने अपनी उंगलियों से छूकर अंदाज़ा लगाया कि ये गेहूं का दाना है। लेकिन उसने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ना ही ऐसा गेहूं बोया है और ना ही देखा है। लेकिन उसने एक बात कही कि हो सकता है कि मेरे वालिद साहब जो है उसको पता हो कि ये इस गेहूं के बारे में कुछ बता सके कि ये गेहूं कहाँ से कहाँ बोया जाता है, और कैसे इतना बड़ा गेहूं का दाना बन सकता है। तो उसने बोला कि अब बादशाह ने बोला कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। यह किसान बहुत ही बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था, और उसकी एक आंख अभी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? इस पर पहला किसान जो था, अब उसके वालिद को लाया गया। तो इसने जब उसको इस दरबार में हाजिर किया गया, ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। ये किसान जो था ये बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था। इसका बेटा जो था वो 2 लाठियों, प्यारे बच्चों देखो आप, ये पहला बूढ़ा जो था वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। लेकिन उसका बाप जो है वो एक ही लाठी के सहारे चलता है, और उसकी एक आंख अभी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना जो है इसके हाथ में रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? यह बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, यह भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा ना था। ये भी कुछ बहरा था, लेकिन उतना बहरा नहीं था जितना इसका बेटा था। इसने कहा, सरकार, इस बूढ़े किसान ने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं ना बोया है ना देखा है, और कभी मोल भी नहीं लिया है, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ना था। इस बूढ़े किसान ने कहा, सरकार, मैंने आज तक इतना बड़ा गेहूं ना ही बोया है और ना ही देखा, और कभी खरीदा भी नहीं है, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही ना था। हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज नहीं था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा ना होता था। इन दिनों रुपया पैसा भी न था। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा ना था। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था, आप इनसे दरियाफ़त कर ले। तो इसने कहा कि इस बूढ़े किसान ने कहा कि हमारे ज़माने में हम मोल लेने का रिवाज नहीं था। हम अपने खेतों में उतना ही उगाते थे जितनी हमें ज़रूरत थी। मोल लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन दिनों जो थे रुपया पैसा भी नहीं था। हमारा गेहूं जो है वो आज के गेहूं से बड़ा नहीं था। मैंने अपने वालिद की ज़ुबान इतने बड़े गेहूं का जिक्र सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था। आप उनसे दरियाफ़त कीजिए। यानी कि अब पहले बेटा आया, उसके बाद बाप, अब जो उसका बाप है उसके बाप को बुलाया जाए, यानी कि बेटे के दादा को बुलाया जाए। अब इस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। अब जो बहुत बूढ़ा किसान था, इसको भी हाजिर किया गया। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। ये बूढ़ा किसान जो था वो दरबार में इस तरह आया जिस तरह कोई जवान आता है। वो बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। यानी इसका पोता जो है वो 2 लाठियों के सहारे आया। इसका बेटा जो है वो एक लाठी के सहारे आया, और ये बगैर किसी सहारे के चलता हुआ दरबार में आया। इसके हाथ पाँव जो थे वो मजबूत थे। इसकी आंखों में चमक थी, और वो बहरा भी न था। इसकी आंखें जो थी वो भी काम करती थी, और यह बहरा भी नहीं था। इसका बेटा भी बहरा था, लेकिन उतना बहरा नहीं जितना उसका पोता था। राजा ने गेहूं का दाना इसके हाथ में दिया। इसने जैसे इस गेहूं को हाथ में ले, तुम्हारी खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। जब राजा ने क्या किया, उसने ये गेहूं का दाना इसके हाथ में रखवाया।
इस बूढ़े किसान ने जो ही इस गेहूं के दाने को देखा तो वो मारे खुशी के उछल पड़ा, क्योंकि ये उस और बोला कि ये तो मेरे ज़माने का गेहूं का दाना है, मेरे ज़माने का गेहूं है। राजा ने पूछा, बड़े दादा क्या आप बता सकते कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा हुआ? अब राजा ने इससे पूछा कि बड़े दादा क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता है? किसान बोला, महाराज महाराज मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपने जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। अब इस बूढ़े किसान ने बोला कि महाराज बादशाह साहब, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं तो हर जगह मिलता था, हम ऐसा गेहूं बोते भी थे, मैंने अपने जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। राजा ने पूछा, बड़े दादा क्या ऐसा गेहूं बाजार में बिकता था? अब राजा ने पूछा कि क्या आप बता सकते कि आप ऐसा गेहूं बाजार में उस टाइम बाजार में ऐसा गेहूं बिकता था? किसान ने जवाब दिया, सरकार हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह न करता था, हम में से कोई भी पैसे का नाम न जानता था, हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूं होता था। तो इस बूढ़े ने कहा कि सरकार हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह नहीं करता था, कि यानी कि हम ये गुनाह नहीं करते थे कि हम अनाज भेजें, हम में से कोई भी पैसे का नाम तक न जानता था, हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूँ होता था। यह सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ यह बताए कि ऐसा गेहूँ आप किस ज़माने में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे? तो यह सुनकर राजा ने कहा, बड़े मियाँ क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूँ आप किस ज़मीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे? इस पर बूढ़े दादी ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितने खुदा की ज़मीन, जहाँ जहाँ मैं हल जोतता था वो मेरा खेत था। उस ज़माने में कोई ना कहता था कि ये ज़मीन मेरी है, इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। तो बूढ़े दादा ने कहा कि हमारे खेत इतनी बड़ी थी जितनी खुदा की ज़मीन है, जहाँ जहाँ हम जो हल जोते थे वो मेरा खेत था। उस ज़माने में कोई ये नहीं कहता था कि ज़मीन मेरी है, इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। प्यारे बच्चों देखो उस ज़माने की हालत और आज के ज़माने की हालत। आज हम करते हैं क्या करते हैं, अपना जो ज़मीन होता है कहते हैं ये मेरा ज़मीन है, फिर इसमें कांटेदार तार लगाते हैं और अपने ज़मीन जो उसको दूसरे की ज़मीन से अलग कर देते हैं। तो देखो उस ज़माने में कोई नहीं कहता था कि ये मेरी ज़मीन है, बल्कि वहाँ तक उस इंसान की ज़मीन थी जहाँ तक वो हल जोता था, जहाँ तक वो अपनी मेहनत के, और वो अपनी मेहनत से बहुत कुछ इस ज़मीन से हासिल कर सकता था। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा मगर हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूँ क्यों नहीं पैदा कर सकते? अब राजा ने कहा कि बड़े दादा क्या आप बता सकते हैं कि हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूँ क्यों नहीं पैदा कर सकते? दूसरे ये कि आपका पोता तो 2 लाठियों के सहारा लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चले और आपकी सेहत इतनी अच्छी है। बड़े दादा आप मुझे बताइए कि हम इस ज़माने में, अब राजा ने कहा बड़े दादा आप हमें ये बताइए कि हम इस ज़माने में इतना बड़ा दाना क्यों नहीं पैदा कर सकते? और एक बात और ये कि आपका जो पोता है वो 2 लाठियों के सहारे लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं, आपकी सेहत इतनी अच्छी है। बूढ़ा किसान बोला। इस पर बूढ़े किसान ने बोला, सरकार इतना बड़ा गेहूँ अब नहीं उगता। वजह है कि आज के इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है, बल्कि अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखता है। तो इस पर इसने कहा बूढ़े किसान की, सरकार अब इतना बड़ा गेहूँ आप नहीं उगा सकते। वजह इसकी यह है कि आज का इंसान जो है वो अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है, बल्कि वो अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखते हैं। मेरे बच्चों मैंने आपको पहले वीडियो में भी बोला था कि आज का इंसान जो है वो मुतमईन नहीं, वो उसका जो पड़ोसी है अगर उसके पास बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, तो इसी टेंशन में वो रहता है, इसी सोच में रहता है आज का इंसान कि मेरे पास इतना कब आएगा, और इसके पास अगर ये आया तो आया कहाँ से। ये नहीं कहते हैं कि इसने मेहनत की है, ये नहीं सोचते हैं कि इसने मेहनत की होगी या कुछ। अब उस वक्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता, इसीलिए इसका बोया हुआ गेहूँ इतना बड़ा था और इसकी सेहत भी अच्छी थी। तो बूढ़े दादा ने कहा कि हम अपने हमसाये की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से नहीं देखते थे। उस वक़्त हर इंसान जो है वो खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था, इसीलिए उसका बोया हुआ गेहूँ इतना बड़ा होता था और इसकी सेहत भी अच्छी होती थी। और आज का जो इंसान है वो सिर्फ इसी टेंशन में लगा रहता है कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए, मेरे पास बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारी हैसियत इतनी है, अगर अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया है तो इसी पर मुतमईन हो जाए। लेकिन
लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने ख्वाबों ख्यालों को पूरा करने के लिए चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, कत्ल व गहरत का बाजार गर्म करते हैं। न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए हम एक नासूर बनकर रह गए हैं। इस प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपनी हैसियत के मुताबिक ही इक़दाम उठाने चाहिए और मेहनत और लगन, ईमानदारी और खुश असलूबी से अपने इस कार्य काम सर अंजाम देना चाहिए। बाकी वसल्लम।